नमस्कार। आज की कहानी है विधाता का खेल। आज काजल का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की। बेल बज बजकर बंद हो जाती, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ समय पहले रागिनी के भाई भाभी और माँ विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 65 वर्ष की उम्र में भी माँ उसकी चुस्त दुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय काजल के पिताजी भी जीवित थे। उनके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु न जाने उनकी खुशियों को किसकी नज़र लगी कि एक दिन अचानक उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसल गए और इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। पति के अचानक चल बसने के कारण उनके जाने का गम काजल की माँ बर्दाश्त न कर पाई। उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत वैसी की वैसी थी। अभी 2 महीने ही बीते थे कि काजल के भाई ने विदेश में बसने का निर्णय ले लिया, लेकिन काजल नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, वहाँ माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी काजल सोच में ही डूबी थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई पंकज का फ़ोन था। काजल ने जल्दी से फ़ोन लपका और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं रोज़ रोज़ फ़ोन लगाती हूँ, पर कोई उठाता ही नहीं है। सब ठीक तो है वहाँ? हाँ काजल, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। रात को भी घर देरी से लौटा था, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ हैं? उनकी तबीयत के बारे में सोच सोच कर तो मुझे चिंता होती रहती है। अगर वो बात न भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल पर उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर ही मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे काजल, चेहरा क्यों दिखाना? मैं तुम्हारी माँ से बात करवाता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा है। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी का फ़ोन है। हेलो काजल, कैसी हो काजल बिटिया? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर काजल की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक हैं माँ। बहुत समय हो गया था, आपसे बात ही नहीं हो पाई थी। दवाइयाँ तो समय पर लेती हो ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी चिंता मत किया कर। डॉक्टर ने मुझे सुबह टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क जाने का समय हो रहा है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना। कहते हुए काजल ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय काजल का पति रघु ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्म पत्नी का चेहरा खिला खिला लग रहा है। अरे, आप आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप तो जानते ही हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम तक भी याद नहीं था। लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी ही फिक्र लगी रहती थी।
आज इतने समय बाद उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर काजल रसोई घर में जाकर अपने पति रघु के लिए चाय पानी लेने चली गई। फिर रघु ने कहा, अच्छा काजल, अगले सप्ताह हमारी शादी की सालगिरह है और मैं सोच रहा था क्यों न घर में पार्टी रखी जाए। अरे मैं तो कहती हूँ पार्टी की जगह शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करे और मंदिर में जाकर माथा टेके और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटे, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। तो क्यों ना इस बार वृंदावन चले और बाके बिहारी राधा रानी जी के दर्शन करें। मैंने मन्नत मानी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। रघु को काजल की बात जच गई। जो हुक्म मेरे आका, उसने मस्ती भरी अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर काजल बोली, तो ठीक है, हम कल बाजार जाकर गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन काजल और रघु अपने बच्चों के साथ सुबह के 8 बजे ही मंदिर पहुंच गए। सब ने बाके बिहारी लाल जी के दर्शन किए और उनका शुक्रिया किया कि उनकी माँ ठीक हो गई। फिर यमुना घाट जाकर दिए जलाए। काजल ने देखा कि घाट से थोड़ा दूर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहाँ न जाने कितने ही गरीब लोगों को आश्रय मिला हुआ था, जिनमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनकी जर्जर और दीनहीन हालत देखकर काजल का दिल तड़प उठा। काजल को उन पर तरस आ रहा था। काजल उन लोगों के लिए अपने हाथों से हलवा पूरी बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे। तो रघु बोला, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, परेशान मत हो, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बिठाकर काजल ने खाना बांटना शुरू किया। रघु और बच्चों ने सबको कंबल बांटा। खाना मिलते ही वे लोग टूट पड़े। जैसे ही काजल खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, बेटी, मुझे एक प्लेट और खाना दे दो। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर काजल पीछे मुड़ी और बोली, हाँ हाँ अम्मा जी, और खाना ले लो। काजल ने देखा कि वह वृद्ध औरत ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई थी। तभी अचानक उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके हाथों से भोजन का थाल छूटकर नीचे गिर गया। तभी रघु उसके पास आया और बोला, क्या हुआ काजल, तुम ठीक तो हो? लेकिन काजल तो सामने बैठी औरत की ओर देखकर बुद्ध बनी खड़ी थी। फिर रघु उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए हैरानी से बोला, माँ, आप यहाँ, और वह भी इस हालत में? लेकिन वह वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल काजल को देखती ही जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति जो घाट के पास फूल और प्रसाद बेचते थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़ी औरत को जानते हैं? तभी काजल रोते हुए बोली, हाँ, यह मेरी माँ है, जानकी वर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी, करीब 1 महीना पहले की बात है। एक औरत इन्हें घाट के किनारे पर बैठा कर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से यह यहीं पर रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। यह कहाँ रहते हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम। और बेटी, अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो काजल बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर रघु ने कहा, लेकिन माँ जी को तो तुम्हारे भैया अपने साथ विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही
माँ से तुम्हारी बात भी हुई है? फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में, यह कैसे संभव है? फिर काजल ने कहा, और माँ की तो याददाश्त भी वापस आ गई थी। फ़ोन पर उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, पर ये तो पहचान नहीं रही हैं। रघु बोला, वह सब बाद में देखते हैं। पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए रघु ने जानकी जी को कार में बिठाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर काजल ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लेटा दिया। लेकिन काजल और रघु अभी तक उलझन में थे और इसी उलझन को सुलझाने के लिए काजल ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? कहीं बिजी तो नहीं? तभी काजल का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पर ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। अच्छा भैया, एक बार माँ से तो बात करवाना। वह क्या है ना, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है काजल, अभी करवाता हूँ। लीजिए माँ, काजल का फ़ोन है। दूसरी ओर से हूबहू काजल की माँ जैसी आवाज़ आई। काजल बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं दवाई खाकर सोने जा रही हूँ। तुमसे फिर कभी बात करूँगी। वो आवाज़ सुनकर तो काजल अपना माथा पकड़कर बैठ गई। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद काजल के भाई ने कहा, वह क्या है ना, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम से थोड़ा हरारत है। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूंगा। अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद काजल हैरान रह गई कि आखिर जो उसने फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी वह किसकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। फ़ोन स्पीकर पर था। रघु ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वह बोला, काजल, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह तुम्हारी माँ ही है? कहीं हम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर तो घर नहीं ले आए? तो काजल बोली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। कुछ वर्ष पहले किचन में काम करते हुए माँ के हाथों में गरम गरम घी गिर जाने से उनके हाथ जल गए थे। तुमने जले हुए निशान नहीं देखे? वह निशान अब भी वहीं है। लेकिन रघु, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे? जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वह लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं है। तो रघु बोला, काजल शांत हो जाओ। सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर काजल अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते काजल फूट फूट कर रोने लगी। फिर काजल की माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रो मत। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए काजल की माँ ने उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर काजल के दिल को एक सुकून मिला। अगले दिन काजल अपने पति रघु के साथ माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर काजल थोड़ा मायूस हो गई। घर पहुंचकर काजल ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। जब जानकी जी सो गई तो काजल ने रघु से कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। इतने दिनों से भैया हमें बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग वहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ यहाँ भैया के साथ बड़ी आराम से रह रही है।
मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात करवाने के लिए कहा, तो भैया हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। तो रघु बोला, लेकिन काजल, यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं, बल्कि कोई कड़ा कदम उठाने का है। हाँ रघु, अपनी माँ के गुनाहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं उगलेंगे। और अगर उन्हें यह पता लग गया कि माँ मेरे पास है, तो वह यहाँ वापस भी नहीं आएंगे। इसीलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतजाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद यहाँ दौड़े चले आए। फिर रघु बोला, काजल, बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भाई को विदेश से यहाँ आने पर मजबूर कर सकती है, और वह है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से इतना तो समझ आ गया है कि उसे केवल पैसे से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल हमारे घर पर एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि माँ की पूरे 50 लाख रुपए की पॉलिसी मैच्योर हुई है, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना जरूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही उसका पैसा अकाउंट में आ पाएगा। लेकिन काजल, ध्यान रखना, उन्हें किसी बात का शक ना हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार माँ से पूछे कि क्या पिताजी ने माँ के नाम कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसे 50 लाख रुपए मिलने थे, और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है रघु, मैं कल शाम को ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद काजल ने अपने भाई पंकज को फ़ोन लगाया। पंकज के फ़ोन उठाते ही काजल बोली, भैया ज़रा माँ से बात करवाना, तो बहुत ज़रूरी काम है। तभी पंकज बोला, काजल, तुम बस 2 मिनट लेट हो गई। अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली है। वह क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में टहलने को कहा है, इसीलिए पूनम उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन काजल, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, मुझे बता दो। जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूंगा। तो काजल ने अपने भाई से वही बोला जो रघु ने उससे कहा था। इतना सुनते ही काजल के भाई पंकज की आंखों में नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी, और फिर बोला, काजल, तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में अच्छे से पता है। इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊं तो चलेगा? तो काजल ने कहा, लेकिन भैया, जब पॉलिसी माँ के नाम पर है तो साइन उनके ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से ही बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ ने आपका नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर काजल ने फ़ोन रख दिया, और अगले दिन पंकज को फ़ोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर पंकज बोला, ठीक है, मैं अगली फ़्लाइट से इंडिया पहुँचता हूँ, लेकिन भैया आप अकेले क्यों? साथ में भाभी को भी ले आना, काजल ने कहा। तो पंकज बोला, हाँ, वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को, वो भी मैं अपने मायके गए हुए। वह भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिल लेगी। माँ का देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है। वह माँ का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर काजल सोचने लगी कि कैसे एक के बाद एक भैया झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उनके पूरे परिवार की तस्वीरें थी।
लेकिन जानकी जी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वह कुछ असहज हो गईं। इसे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते हुए गुस्से और डर के मिश्रित भाव उनके चेहरे पर आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। काजल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। काजल अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ खास सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन काजल ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके उसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वह हमेशा से रहती आई थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब काजल अपनी माँ को लेकर उनके घर पहुंची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देखकर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे जानकी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। वह बुजुर्ग औरत जानकी जी की पड़ोसन राधिका जी थी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? काजल ने कहा। तो राधिका जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? बस आंटी, कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर राधिका जी बोली, लेकिन बेटी, तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बताऊँ आंटी, जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ का बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस की तस बनी हुई थी। अरे बेटी, तू इलाज की बात करती है? तेरे भाई भाभी तो तेरे माता पिता से कभी ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे बहुत कहा था कि एक बार इस बारे में अपनी बेटी को खबर करो, लेकिन वह तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, और तुम्हारे पिता के जाने के बाद जब जानकी की यह हालत हो गई तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी हफ्तों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वह बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे आती थी। तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा? कहते कहते राधिका जी की आवाज़ रुआसी हो गई। अपने माता पिता के दुख सुनते सुनते काजल के दुख का ठिकाना न रहा और वह फूट फूट कर रोने लगी। राधिका जी ने उसे संभाला और अपने घर के अंदर आने को कहा। हाँ हाँ आंटी, मैं माँ को उनके अपने घर में लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधिका जी बोली, बेटा, अब यह घर तेरी माँ का ही रहा ही कहाँ। यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी काजल ने हैरानी भरे स्वर में कहा, भैया ने यह घर बेच दिया और मुझे पता तक नहीं? लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस घर की मालकिन थी, तो भैया इसे कैसे बेच सकते हैं? तो राधिका जी बोली, अरे बेटी, तेरी माँ तो सदमे में है। उन्हें अपना सुध कहाँ है जो किसी बात का विरोध कर सके। लेकिन बेटी, वह तो जानकी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? राधिका जी ने पूछा। तो काजल ने रोते हुए उन्हें सारी बातें बताई। पंकज की करतूत सुनकर राधिका जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर काजल बोली, भैया भाभी ने मेरे माता पिता को जीते जी खून के आंसू रुलाए। एक एक आंसू का बदला मैं उनके गुनहगारों से जरूर लूंगी। फिर राधिका जी बोली,
बेटी, कभी भी हमारी कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक के बताना। कितनी खुश मिजाज हुआ करती थी तेरी मेरी सहेली जानकी। दुखी मन से काजल अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो काजल का भाई पंकज भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुंच गया। काजल के घर पहुंचने से पहले ही काजल ने अपनी माँ को एक कमरे में छुपा दिया था। जब भाई भाभी घर पहुंचे तो काजल और रघु ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो सब कुछ ठीक है। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि पंकज बोला, काजल, पेपर्स पर साइन करने कब चलना है? तो रघु ने कहा, अरे भैया, आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई परेशानी है क्या? थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। पंकज बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हमने टिकट भी बुक करवा ली है वापस जाने के लिए। उसी समय काजल बोली, हाँ भैया, माँ की चिंता होनी तो जायज़ है। एक काम करो, माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो। उनसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वह ठीक ठाक हैं या नहीं। उसी समय पंकज हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी। उसने बताया था कि माँ अभी सो रही है, तो फिर उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर काजल बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की। चलो तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ। तुम लोग न सही, मैं तुम्हारी माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते ही पंकज और उसकी पत्नी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उसी समय रघु जानकी जी को कमरे से बाहर ले आया। उन्हें अपने सामने देखते ही पंकज और पूनम की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पसीने छूटने लगे। तो काजल बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चौंक क्यों गए? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा कांड करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाओगे? अरे भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वह तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग कैसे पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात थी, है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी और अब आप दोनों वापस विदेश नहीं, जेल जाएंगे। काजल ने ऊंची आवाज में कहा। तो पंकज कांपते हुए बोला, क्या कहा तुमने? माँ ने तुम्हें हमारी सच्चाई बताई है? लेकिन माँ, यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? तो काजल ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है। तो फिर यह बताओ कि तुमने अपनी माँ का ऐसी हालत में तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनते ही पंकज की नजरें नीचे झुक गई। फिर काजल बोली, भैया, सच सच बताओ, जिसे आज तक तुम मेरी माँ बात करवाते आए थे, वह औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तुम विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर पंकज ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर वहाँ बसना चाहता था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं। और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा ताकि मैं विदेश जाने के लिए पैसे जुटा सकूं, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और जब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया। विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र
और बीमारी के चलते उनका बोझ ढोना हमारे बस में नहीं था। इसीलिए मकान के कागजों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर घाट के पास छोड़ दिया। फिर काजल बोली, इतना कुछ करते हुए तुम लोगों के हाथ नहीं कांपे? अरे यह हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिशों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन वह भी ये दुनिया छोड़कर चली जाती और तुम तो हमें यही कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। और अब यह बताओ कि इतने दिनों से माँ की आवाज़ में मुझसे कौन बात कर रहा था? तो पंकज बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया एक भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था। उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के ज़रिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक न हो। फिर काजल बोली, मुझे माफ़ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि पुलिस आ चुकी है और अब आप अपनी असली जगह यानी कि जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते ही पंकज और पूनम ने एक दूसरे को वहां से भागने का इशारा किया। भागते हुए जैसे ही वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे तो उसी समय पूनम की साड़ी उसके पाँव में फंस गई और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी जिस कारण चीखे जा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस खड़ी थी। काजल ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जब काजल पुलिस के हाथों में सारे सबूत सौंप रही थी तो उसकी माँ ने पूनम की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति की कातिल। काजल, इसी औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। कहते कहते जानकी जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर काजल स्तब्ध रह गई। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग सारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे, लेकिन तेरे बाबूजी जानते थे कि एक बार सब कुछ उनके नाम पर कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पर ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना सुनकर काजल और रघु तो जैसे पागल से हो गए। फिर जानकी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज यह औरत खुद सीढ़ियों से गिर गई है। सर से खून बह रहा है और दर्द के कारण चिल्ला रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। तभी पंकज माँ के पैर पकड़कर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय जानकी जी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोली, तुम्हारी गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। देख, विधाता ने ऐसा खेल खेला कि तू खुद सज़ा पाने यहाँ आ गया। पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया और पूनम को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर काजल अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आपको सब कुछ याद आ गया? तो जानकी जी बोली, हाँ बेटा, पूनम को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरे पापा को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ सारी पिछली बातें भी याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए हैं तो भूल जाइए पुरानी बातों को, काजल ने कहा। तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है
और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर काजल अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी यादों को भूल जाओ। इस बात पर वे सब लोग हंस पड़े। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।